नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, भारत और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है रहमान डकैत की। एक ऐसा किरदार जिसको निभाया है फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने, और फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज़ हुआ उसके बाद से उसकी चर्चा है, और अब फिल्म जो है भारत में ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है और पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है, और रहमान डकैत के किरदार को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। और बड़ा पसंद किया जा रहा है इसमें अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है वो बहुत पसंद की जा रही है। अब इसके पीछे एक बड़ी कहानी है रहमान डकैत की, और कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या वाकई रहमान डकैत कोई था, और था तो असली रहमान डकैत की कहानी क्या है। आज हम आपको वही बताएंगे कि असली रहमान डकैत की पूरी कहानी क्या है, जिसका किरदार जो है अक्षय खन्ना ने निभाया है, और बड़ा स्टाइलिश, और उनकी एंट्री बड़ा उसकी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान के लोग भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि रहमान डकैत की असली कहानी देखिए। 1975 जो रहमान डकैत था, ये मशहूर गैंगस्टर मोहम्मद डिडल का बेटा था। मोहम्मद डिडल पाकिस्तान में कराची में एक गैंगस्टर था। उसका बेटा रहमान डकैत जो उसके यहाँ पैदा हुआ, उसका नाम जो है जैसा बताया आपको कि अब्दुल रहमान बलोच था। और देखिए, वो अपने बचपन में कराची, उसका बचपन में कराची में बीता। उसको वहीं पे वो लियारी इलाके में जो है वहीं पे रहा करता था, और धीरे धीरे फिर उसकी एंट्री जो है वो जुर्म की दुनिया में हो गई। लेकिन देखिए, ये जो पूरा इलाका था उस समय, जहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड की बात हुआ करती थी, कराचियाँ ऐसी हैं रहमान डकैत की जो बड़ी ही डरावनी है, बड़ा ही खतरनाक उसको गैंगस्टर माना जाता था। और इसका दूसरा भी रूप था। एक कुछ लोग उसको रॉबिन हुड की तरह भी देखते थे कि वो गरीबों की मदद करता है, लोगों को, गरीब लोगों को पैसे देता है, इस तरह की भी बात थी। लेकिन उसकी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताया जाता है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की थी अपनी पड़ोसी की। जो उसके पड़ोस में शख्स रहता था, किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ। उसने उस मामला इतना आगे बढ़ गया कि उसने जो है गुस्से में 13 साल की उम्र में रहमान डकैत ने पहला कत्ल किया था। उसके बाद देखिए, जैसा फिल्म में भी दिखाया गया और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी बताती हैं कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल किया था, अपनी मदर का भी उसने कत्ल किया था। और ऐसा बताया जाता है कि उसके पिता की जब मौत हुई तो पिता की मौत के बाद उसको ये शक था कि उसकी जो मदर है, इसका किसी दूसरे गैंग के किसी लीडर के साथ कोई रिलेशनशिप है। इस बात को, शक को लेकर वो बहुत नाराज़ हुआ, और बताया जाता है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया। यानी ये एक एग्जाम्पल था कि वो कितना ब्रूटल हुआ करता था रहमान डकैत। अब देखिए, ये जब उसके पिता की मौत हुई, उसका पिता जो था वो खुद गैंगस्टर था। उसकी जब मौत हुई तो धीरे धीरे इसने जो है वो अपने पिता के गैंग को संभालने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। लेकिन जो है उसकी कहानी में, उसके जीवन में जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो चेंज आया कि जब पिता की मौत हुई तो ये घर छोड़ के चला गया, अलग हो गया। इसकी मुलाकात होती है हाजी लालू से। ये एक गैंगस्टर था, बड़ा अंडरवर्ल्ड का सरगना था पाकिस्तान का। इससे इसकी मुलाकात होती है, और हाजी लालू ने ही जो रहमान डकैत है इसको अपने साथ रखा, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, और वो उसको अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था। तो आप देखिए कि जो रहमान डकैत है, वो जो रहमान डकैत बना, इतना उसका प्रभाव पाकिस्तान में रहा, अंडरवर्ल्ड में उसका प्रभाव रहा। कुछ लोग उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से भी करते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हाजी लालू जो है कराची का डॉन था, इसने रहमान की ज़िंदगी बदल दी। उसने उसको अपने बेटे की ही तरह पाला। उसके दो बेटे थे, और तीसरा वो जो है रहमान को भी अपना बेटा बोलता था। और उसी ने जो है हाजी जो लालू था, उसी ने उसकी शादी भी करवाई रहमान की, और वो उसको रहमान डकैत को जो है वो अपना बच्चे की तरह उसको पालता रहा। रहमान भी उसका वफादार रहा, और सबने मिलके जो है करोड़ों की रकम कमाई, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया। उस ज़माने की बात हो रही है, ये 90s की बात हो रही है। उस दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा करोड़ों करोड़ों अपने आप में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद देखिए होता क्या था कि ये जो पैसे कमाता था रहमान डकैत, ये पैसे जब लालू, हाजी लालू इसकी कमाई का पैसा इसको देना चाहता, तो रहमान कहता मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ही अपने पास रख लो। तो वो क्या करता था, जो पैसा उसको कमाता था वो पैसा खुद हाजी लालू के पास ही जमा करवाता था। धीरे 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 ये रकम बढ़ के करोड़ों की हो गई, और हाजी लालू के पास रहमान के करोड़ों रुपए जमा हो गए। देखिए, एक बार की बात है, बताया जाता है कि रहमान जो डकैत था उसने हाजी लालू से अपने वो पैसे मांगे जो कि वो उसने उसके पास जमा करवाए थे, और यहाँ से विवाद शुरू होता है। और यहाँ से जो है बताया जाता है कि हाजी लालू ने ये पैसा रहमान डकैत को देने से इनकार कर दिया, और यहाँ से दोनों के बीच में जो है करोड़ों की रकम थी, और इसके बाद जो है ये दुश्मनी शुरू हो गई। और पैसे ना देने के चक्कर में हाजी लालू ने जो है वो रहमान डकैत को जेल में भी डलवा दिया।
और यहाँ से अदावत शुरू हुई रहमान डकैत और हाजी लालू की। जो कभी वफादार हुआ करता था वो उसका दुश्मन बन गया। लेकिन देखिए ज़्यादा समय तक रहमान डकैत जेल में नहीं रहा, वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। और जैसे ही वो बाहर आया, हाजी लालू गैंग और रहमान डकैत के बीच में जो है वो गैंग वॉर शुरू हो गई। और इसी बीच में जो है रहमान डकैत ने हाजी लालू के परिवार के लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसने एक कत्ल किया। अब जब ये कत्ल किया तो इनकी दुश्मनी जो है इसने खूनी रंग ले लिया यहाँ से। और हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू, जो कि सबसे काबिल बेटा माना जाता है इसका, जो कि गैंग संभाल रहा था। अरशद पप्पू और रहमान के बीच में, रहमान डकैत के बीच में अब आर पार की जंग शुरू हो गई। और बताया जाता है इसने कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के चाचा का कत्ल किया, और कत्ल भी बड़ी फिल्मी स्टाइल में किया। उसने जो है उसको फ़ोन लगवाया और फ़ोन लगवा के उसकी आवाज़ सुनाई, और लाइव फ़ोन के दौरान उसको टॉर्चर किया। उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन वाले जो फ़ोन थे उससे फ़ोन करते हुए उसको टॉर्चर किया, आवाज़ सुनवाई, और जो है फ़ोन कॉल पर सुनाते सुनाते उसका कत्ल कर दिया। यहाँ से खूनी जंग शुरू होती है अरशद पप्पू के बीच में और रहमान डकैत के बीच में। इसके बाद जो है दोनों के बीच में कई समय तक गैंग वॉर होता रहा, एक दूसरे के गैंग के लोगों का मर्डर होता रहा, कत्ल होता रहा, इलाके की लड़ाई चलती रही। देखिए कहानी कुछ कुछ दाऊद, हाजी मस्तान और दाऊद और छोटा राजन, इन तरह की जो कहानियाँ होती हैं अंडरवर्ल्ड की, आप इससे भी इसको थोड़ा थोड़ा सिमिलर आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये कराची का गैंग था। अब इसके बाद एक और बड़ी आगे कहानी आई। अरशद पप्पू ने रहमान डकैत का एक दोस्त था फैज़ू, इस फैज़ू का उसने कत्ल कर दिया। अब ये देखिए मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्यों किरदार अहम क्यों हो जाते हैं। ये जो फैज़ू दोस्त था रहमान डकैत का, रहमान डकैत रोने लगा। बताया जाता है कि वो रोने लगा और उसने जो है अरशद पप्पू से कहा कि किसी भी कीमत पे इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। लेकिन अरशद पप्पू ने उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल के बाद उसका जो बेटा था उज़ैर बलोच, इसको खुद रहमान डकैत ने पाल पोस कर बड़ा किया, और आगे चल के रहमान की पूरी विरासत जो है वो उज़ैर बलोच ने संभाली। इसलिए ये वाक़या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। ये कराची में था, लेकिन कराची में फिर अरशद पप्पू से गैंग वॉर हुई उसकी, तो ये कराची छोड़ के बलोच भी चला गया, बलूचिस्तान चला गया। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है कि इसका धीरे धीरे इसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बनाने शुरू किए रहमान डकैत ने। और बताया जाता है कि जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी उस समय, पीपल्स पार्टी, इससे ये करीब हो गया, और ये पीपल्स पार्टी का एक प्रकार के कई नेताओं से इसका संपर्क हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो एग्ज़ाइल के बाद वापस लौटी पाकिस्तान, कराची लौटी, तो वो एयरपोर्ट पर जब पहुंची थी तो एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की जो है वो भीड़ जमा हो गई, हज़ारों लोग जमा हो गए उन्हें देखने के लिए। इसी दौरान वहाँ बड़ा ब्लास्ट हुआ, बेनज़ीर को टारगेट करते हुए ब्लास्ट हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसमें बेनज़ीर बच गई। और बेनज़ीर बची, उसके बाद की कुछ तस्वीरें बाहर आईं, उसमें देखा जाता है कि जो बेनज़ीर जिस कार में थी उस कार को की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था रहमान डकैत। आप अंदाज़ लगाइए कि बेनज़ीर भुट्टो और उनकी पार्टी के लोग कितना भरोसा करने लगे थे रहमान डकैत पे। पाकिस्तान की पुलिस, कराची की पुलिस पर विश्वास नहीं है, आईएसआई पर विश्वास नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी पर विश्वास नहीं है, लेकिन किस पर विश्वास था? रहमान डकैत पर। तो आप सोचिए कि बेनज़ीर की पार्टी में इसका कितना रुतबा हो गया था, और कई पॉलिटिकल जो है लोग हैं इनसे इसका कनेक्शन हो गया था। और धीरे धीरे बताया जाता है कि फिर जो है उसने राजनीति में भी आने की अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद जो है कई बातें ऐसी हुई कि रहमान डकैत जो है वो एक रॉबिन हुड की इमेज लेने लग गया, और वो लोगों की, गरीबों की मदद करता, उनको पैसे बांटता, शाम को खाना दिया करता। तो उसने अपनी एक इमेज अच्छी करने की कोशिश की। शायद ऐसा कोई प्लान रहा हो कि वो जो है राजनीति में एंटर करना चाहता हो। लेकिन कराची में अब इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया था रहमान डकैत का। और इसके चलते बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी जो थी बेनज़ीर की, उस पार्टी के कुछ नेताओं को ये लगने लगा था कि ये हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से रहमान डकैत के एनकाउंटर का एक बड़ा प्लान बनाया गया, इस तरह की चर्चा है। इसमें कितनी सच बात है ये तो नहीं बताई जा सकती। अब देखिए एसएसपी चौधरी असलम, ये एक पाकिस्तान के कराची के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इनको साहब जिम्मा सौंपा गया कि रहमान डकैत को जो है वो ठिकाने लगाना है, इसको गिरफ्तार करना है। पहली तो कोशिश गिरफ्तार करने की थी। अब ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने रहमान डकैत पर शिकंजा कसना शुरू किया। इनको जानकारी मिली कि कराची के गांव में जो है, कराची के पास एक गांव में रहमान डकैत छुपा हुआ है।
ये अपनी पूरी टीम के साथ जो है एसएसपी चौधरी असलम चौधरी, ये अपनी पूरी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम के साथ उसको घेरने पहुंचे। लेकिन ये घेरने जैसे ही पहुंचे, वहाँ पे पहले ही रहमान डकैत को उनकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उनके गैंग ने ज़बरदस्त फायरिंग कर दी, कई लोग वहाँ पे मारे भी गए, यहाँ तक कि एसएसपी जो थे चौधरी असलम, इनको भी गोली लगी, घायल हुए। उसके बाद फिर उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से बचे। उसके बाद इन्होंने फिर से एक बार घेरने की कोशिश की इसको, और उसको गिरफ्तार भी किया, और बताया जाता है कि ये फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल भी लाया गया। लेकिन ये दूसरी बार जो है ये जेल से भागने में कामयाब हो गया। और जब ये एसएसपी चौधरी असलम को ये बात पता चली कि रहमान डकैत जेल से भाग गया है, उसने इनकी ही टीम के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और जेल से भाग गया। उसके बाद कहा जाता है कि एसएसपी चौधरी ने ये डिसाइड किया कि अब की बार जो है वो इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसका एनकाउंटर किया जाएगा। फिर ऐसी खबर आई कि काफ़ी समय तक जो है पुलिस के बीच में और इसके बीच में एनकाउंटर होते रहे, एक दूसरे पर फायरिंग होती रही, तमाम खबरें आई। इस बीच में अब ये वो दौर था कि जब अब ये बेनज़ीर की पार्टी से अलग हो गया था, दूर हो चुका था। जो पहले एक करीबी बढ़ रही थी, वो अब जो है उसमें दरार आ गई थी। और इसी बीच 9 अगस्त 2009 को ये खबर आती है कि रहमान डकैत है, इसको घेर के पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया है और आखिरकार रहमान डकैत मारा गया। यानी आप कहानी देखिए कि कराची से कहानी शुरू होती है और लियारी इलाके से, उसके बाद से लेके उसके एनकाउंटर तक 2009 तक तमाम उसके जीवन में उलटफेर आए। 13 साल की उम्र में पहला कत्ल किया, अपनी माँ का कत्ल किया। उसके बाद वो हाजी लालू से मिलता है, उसके करीब हो जाता है। हाजी लालू उसको आगे बढ़ाते हैं और वो पूरे गैंग का लीडर बनता है। उसके बाद हाजी लालू का जो बेटा था अरशद पप्पू, उससे उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और दोनों के गैंग में कई बार गैंग वॉर्स होते हैं और इसके करीबी का भी कत्ल हो जाता है। और आखिरी में फिर वो बेनज़ीर के पार्टी के करीब आया, बेनज़ीर भुट्टो की जान बचाई उसने। इस तरह की भी बातें होती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो अपने से मतलब अपनी सिक्योरिटी से ज़्यादा विश्वास जो है वो रहमान डकैत पे करने लगी थी। और आखिरी में फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। अब यहाँ तक ये फिल्म की बात है, हमने ये बात इसलिए की कि जो फिल्म है धुरंधर, इसका जो किरदार है जो अक्षय खन्ना ने निभाया, ये बड़ा पसंद किया जा रहा है। उसकी स्टाइल, उसका सलाम करने का स्टाइल, इसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही। हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फिल्म बिजनेस कर रही है। तो ये एक ऐसी कहानी बनाई गई है जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। और इसमें कितना फिक्शन है, कितनी रियलिटी है, वो एक मुद्दा हो सकता है विवाद का, चर्चा का। लेकिन फ़िलहाल इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त धमाल मचाया हुआ है। और रहमान डकैत की स्टोरी जो है लोग उसको इस किरदार के रूप में अक्षय खन्ना को बहुत पसंद कर रहे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।